हमने रे डायग्राम से ये तो समझ लिया कि प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, लेकिन जब बात एग्जैक्ट दूरी या साइज को नंबर्स में निकालने की आती है तो सिर्फ ड्राइंग से काम नहीं चलता। कैलकुलेशन के लिए हमें ग्राफ जैसे कुछ नियमों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से एंट्री होती है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स की। और इन्हीं निशानों का इस्तेमाल करके हम पहुंचेंगे अपने दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन तक। एकदम सही शुरुआत की है आपने। और इस चर्चा में ना हम कुछ भी रटने वाले नहीं हैं। हाँ, रटना तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये गणितीय नियम असल में काम कैसे करते हैं और इन्हें क्यों बनाया गया है। मतलब हमारा मकसद ये है कि जब भी कोई न्यूमेरिकल या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सामने आए तो हम उसे देखकर घबराएं नहीं। सही बात है। अक्सर नंबर्स देखकर घबराहट हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर हम उसके पीछे की कहानी को डिकोड कर लेना तो सब आसान हो जाता है। एक बार जब लॉजिक समझ में आ जाता है तो फिर चाहे सवाल कार के शीशे का हो या किसी बड़े टेलीस्कोप का, उसे सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले उस सिस्टम को समझते हैं जो इन सभी कैलकुलेशंस का एकदम बेस है। मेरे दिमाग में ना एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। हम दूरियों को नापने के लिए सीधा सीधा इंची टेप या कोई नॉर्मल स्केल क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? मतलब ये प्लस और माइनस के निशानों की क्या जरूरत आ पड़ी? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए, अगर आप सिर्फ एक कमरे की लंबाई नाप रहे हैं तो इंची टेप काफी है। वो तो है। लेकिन जब हम लाइट और शीशों की बात करते हैं ना, तो सिर्फ दूरी जानना काफी नहीं होता। हमें दिशा यानी डायरेक्शन भी जाननी होती है। अच्छा, दिशा का भी रोल है? बिल्कुल। लाइट किस तरफ से आ रही है, इमेज शीशे के पीछे बन रही है या शीशे के सामने बन रही है, इन सब का हिसाब रखने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया। ओ, मतलब एक यूनिवर्सल नियम। हाँ, ताकि अगर इंडिया में कोई लेंस डिजाइन हो रहा हो और उसका डेटा नासा को भेजा जाए तो कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, मतलब ये एक ग्लोबल लैंग्वेज की तरह है। तो अगर हम एक दर्पण को ग्राफ पेपर के बिल्कुल बीचों बीच रख दें तो दूरियों को नापने की शुरुआत असल में कहाँ से होगी? और यहीं से हमारी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी यानी न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। इस सिस्टम में हम दर्पण के ध्रुव को यानी पोल को ग्राफ का मूल बिंदु यानी ओरिजिन मान लेते हैं। मतलब एकदम सेंटर पॉइंट। एकदम सेंटर। कल्पना कीजिए कि आपने दर्पण को एक विशाल ग्राफ पेपर पर खड़ा कर दिया है। जो दर्पण का मुख्य अक्ष होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, उसे हम ग्राफ की एक्स एक्सिस मानकर चलते हैं। ठीक है, समझ गया। बस इसी सेंटर पॉइंट यानी पोल से हमारी सारी दूरियों की नाप तौल शुरू होती है। इसको याद रखने का ना मेरे पास एक बहुत ही मजेदार और सिंपल तरीका है। अरे वाह, क्या है वो? पोल यानी पुलिस। पोल यानी पुलिस का चेक पोस्ट। अरे ये तो बहुत बढ़िया है ना? जैसे पुलिस चेक पोस्ट के लेफ्ट जाने पर नियम अलग होते हैं और राइट जाने पर नियम अलग होते हैं, वैसे ही इस पोल के लेफ्ट या राइट जाने पर दूरियों के साइन बदलते हैं, प्लस या माइनस। एकदम सटीक एनालॉजी है। जैसे ही हम इस पुलिस चेक पोस्ट को पार करते हैं, निशानों का नियम पलट जाता है। हाँ, तो ये नियम काम कैसे करता है? देखिए, इस पुलिस चेक पोस्ट यानी पोल के दाईं ओर मतलब राइट साइड प्लस एक्स की तरफ नापी जाने वाली सभी दूरियां पॉजिटिव यानी धनात्मक मानी जाती हैं। राइट साइड मतलब पॉजिटिव। ठीक है। और वही इस चेक पोस्ट के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड माइनस एक्स की तरफ नापी जाने वाली दूरियां नेगेटिव यानी ऋणात्मक होती हैं। यही एग्जाम में यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन जन्म लेती है। हाँ, मैंने भी देखा है, स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर इस बात में उलझ जाते हैं कि बिंब यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, लेफ्ट में या राइट में। बहुत जरूरी पॉइंट उठाया आपने। इसका एक पक्का नियम है, ऑब्जेक्ट को हमेशा हर स्थिति में दर्पण के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड ही रखा जाता है। हमेशा लेफ्ट में? हमेशा, क्योंकि ये गणित के ग्राफ को पढ़ने का एक यूनिवर्सल तरीका है। हम हमेशा ग्राफ को लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं, इसलिए ये मान लिया गया है कि प्रकाश हमेशा दर्पण पर बाईं ओर से ही आएगा। अच्छा, मतलब लाइट का फ्लो फिक्स कर दिया है। हाँ, लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रैवल करेगी। इससे हमारी सारी कैलकुलेशंस एक ही फ्लो में चलती हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और इसे कभी ना भूलने के लिए ना हमारा दूसरा रूल काम आएगा। दूसरा रूल? वो क्या है? यू यानी उल्टा हाथ। यू फॉर उल्टा। अरे, ये भी बहुत शानदार है। हम हमेशा ऑब्जेक्ट को अपने उल्टे हाथ की तरफ रखते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट की दूरी, जिसे हम यू कहते हैं, वो हमेशा नेगेटिव होती है।
ऑब्जेक्ट हमेशा उल्टे हाथ की तरफ है, इसलिए उसकी वैल्यू बिना किसी शक के हर एक केस में नेगेटिव ही रहेगी। यू यानी उल्टा हाथ और वो हमेशा नेगेटिव। एकदम परफेक्ट। इससे तो कोई कभी नहीं भूलेगा। है ना? उल्टा हाथ मतलब माइनस। बिल्कुल। अब इसी ग्राफ में सिर्फ लेफ्ट राइट ही नहीं बल्कि ऊपर नीचे की ऊंचाई का भी एक नियम है। अच्छा, ऊंचाई का भी? हाँ, जो दूरियां मुख्य अक्ष के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर और ऊपर की ओर प्लस y की तरफ नापी जाती हैं, वे पॉजिटिव यानी धनात्मक होती हैं। मतलब अगर कोई चीज मुख्य अक्ष के ऊपर सीधी खड़ी है तो उसकी ऊंचाई पॉजिटिव होगी? सही कहा। और जो दूरियां मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर -y की तरफ नापी जाती हैं, वे नेगेटिव यानी ऋणात्मक होती हैं। सीधा खड़ा है तो पॉजिटिव और उल्टा लटका है तो नेगेटिव। सिंपल। एकदम सिंपल। और अपने पुलिस चेक पोस्ट वाले सिस्टम को भी सेट कर लिया। बिल्कुल, बेसिक्स क्लियर हो गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि इन निशानों का इस्तेमाल करके हम दर्पण और प्रतिबिंब के बीच का एग्जैक्ट रिश्ता कैसे निकालेंगे? मतलब सिर्फ मैप होने से तो काम नहीं चलेगा ना। हमें एक इंजन की जरूरत है जो इन नंबर्स को प्रोसेस कर सके। और यहीं से इस कैलकुलेशन इंजन का जन्म होता है जिसे हम दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला कहते हैं। दर्पण सूत्र? हाँ, ये कोई आम फॉर्मूला नहीं है। ये ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री का एक बहुत ही पावरफुल नियम है जो लाइट, स्पेस और शीशे के घुमाव को आपस में जोड़ता है। तो ये फॉर्मूला दिखता कैसा है? ये फॉर्मूला है 1/v + 1/u बराबर 1/f। थोड़ा इसे डिकोड करते हैं। 1v + 1u = 1f। यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी बिंब दूरी को हम u से दर्शाते हैं, इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब दूरी को v से, और f क्या है? और फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी को f से। ये जो फॉर्मूला है ये सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए और हर एक स्थिति के लिए पूरी तरह से मान्य है। मतलब हर जगह काम करेगा? हर जगह, चाहे आप घर का शेविंग मिरर यूज कर रहे हो या अंतरिक्ष में तैरता हुआ हबल टेलीस्कोप, लाइट इसी गणितीय नियम को फॉलो करती है। अरे वाह! अगर मैं इसे एक आसान तरीके से देखूं ना, तो ये तो बिल्कुल एक मास्टर रेसिपी की तरह है। मास्टर रेसिपी? वो कैसे? देखिए, अगर आपके पास U, V और F में से कोई भी 2 इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तीसरी चीज को आसानी से कुक कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन एक शर्त है, आपको उस पुलिस चेकपोस्ट वाले निशानों का बिल्कुल सही इस्तेमाल करना होगा। एकदम सही पकड़े आप। अगर आपने U यानी उल्टा हाथ वाले नियम में माइनस लगाना भूल गए, तो पूरी रेसिपी खराब हो जाएगी और आपकी इमेज कहीं की कहीं बन जाएगी। बात एकदम पते की है। फॉर्मूला एक अंधी मशीन की तरह काम करता है। उसमें जो डेटा डालना है वो सही साइन के साथ ही डालना होगा, तभी सही रिजल्ट बाहर आएगा। अब हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि इमेज बनेगी कहाँ, लेकिन अब एक सवाल उठता है, वो इमेज असल में बिंब यानी ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या छोटी होगी? साइज का सवाल। हाँ, क्योंकि कई बार शीशे में हमारा चेहरा बहुत बड़ा दिखता है और कई बार पूरी की पूरी बिल्डिंग एक छोटे से शीशे में समा जाती है। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक नए कॉन्सेप्ट से, जिसे हम मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन कहते हैं। इसे हम m से दर्शाते हैं। m से, ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ये वो आपेक्षिक विस्तार यानी रिलेटिव एक्सटेंट है जो हमें ये बताता है कि प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितना गुना आवर्धित यानी मैग्निफाइड है। मतलब ये हमें दोनों के साइज का एक कंपैरिजन दे रहा है, एक अनुपात। जी बिल्कुल। इसके दो बहुत ही जरूरी फॉर्मूले हैं। बताइए। पहला फॉर्मूला ऊंचाई के आधार पर है m बराबर h-h, मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, h-h। और दूसरा? और दूसरा फॉर्मूला दूरियों के आधार पर है जो इसे v और u से जोड़ता है, m बराबर -v/u। इसे समझने के लिए ना हमारा तीसरा रूल हाजिर है। अच्छा, तीसरा रूल भी है आपके पास? बिल्कुल। M यानी मैजिक शीशा। M फॉर मैजिक। मैजिक शीशा, ये बड़ा दिलचस्प नाम है। जैसे कोई मैजिक शीशा चीजों को खींचकर बहुत बड़ा कर देता है या दबाकर बिल्कुल छोटा दिखाता है, वैसे ही ये M हमें बताता है कि इमेज में असल में कितना मैजिक हुआ है। क्या बात है! वो पहले से कितनी गुना बड़ी हो गई या कितनी छोटी हो गई। मैजिक शीशे का सीधा असर इमेज के साइज पर पड़ता है। और यहीं से एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, आवर्धन के साइन यानी साइन का रहस्य। अच्छा, इसका भी कोई रहस्य है? मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ एक नंबर है जो साइज बताता है। नहीं, इसका साइन बहुत गहरी बात बताता है।
जरा सोचिए, ऑब्जेक्ट हाइट यानी h तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है ना? हाँ, क्योंकि हम बिंब को मुख्य अक्ष के ऊपर सीधा रखते हैं। ऊपर मतलब पॉजिटिव। एकदम सही। अब सारा खेल प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h डैश और इस m के निशान का है। अगर कैलकुलेशन के बाद m की वैल्यू नेगेटिव यानी ऋणात्मक आती है तो इसका मतलब है कि इमेज रियल यानी वास्तविक और उल्टी है। रुकिए, मतलब m का जो प्लस या माइनस का निशान है वो सिर्फ कोई मैथ का अजीब सा नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो हमें सीधे सीधे एक मैसेज दे रहा है कि इमेज असल में वहां मौजूद है या सिर्फ एक छलावा यानी इल्यूजन है। एकदम सही पकड़े। अगर m का निशान पॉजिटिव यानी धनात्मक आता है तो वो हमें चीख चीख कर बता रहा है कि इमेज वर्चुअल यानी आभासी और सीधी है। ओहो। तो ये सिर्फ गणित नहीं है, ये इमेज के नेचर का पूरा रिपोर्ट कार्ड है। पॉजिटिव मतलब सीधा और आभासी, नेगेटिव मतलब उल्टा और वास्तविक। अब तक हमने फॉर्मूले और मैजिक वाले आवर्धन को थ्योरी में अच्छे से समझ लिया है। हाँ, थ्योरी तो क्लियर हो गई। लेकिन अब सवाल उठता है कि असली दुनिया में हम इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करेंगे। मतलब थ्योरी सुनना एक बात है, लेकिन उसे काम करते हुए देखना बिल्कुल अलग अनुभव है। तो चलिए सीधे मैदान में उतरते हैं। हम एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन लेते हैं। चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। आप हाईवे पर अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं। आपके साइड में एक छोटा सा रियर व्यू मिरर है जो पीछे का ट्रैफिक देखने के काम आता है, जो कि एक उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है। बिल्कुल। मान लेते हैं कि इसकी वक्रता त्रिज्या यानी r 3.00 मीटर है। अब अचानक आपके शीशे में पीछे से एक बहुत बड़ी बस आती हुई दिखती है जो आपकी कार से 5.00 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, सिचुएशन बन गई। अब हमें बिना पीछे मुड़े सिर्फ मैथ्स का इस्तेमाल करके ये पता लगाना है कि उस छोटे से शीशे में उस बस की इमेज कहाँ और कैसी बन रही होगी। बहुत ही शानदार सिचुएशन है। अब इस पर अपना सिस्टम लगाते हैं। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहला स्टेप, साइन परिपाटी को अप्लाई करना। बस कहाँ है? आपके रूल के हिसाब से उल्टे हाथ पर। हाँ, ऑब्जेक्ट हमेशा उल्टे हाथ पर होता है। तो हमारी बिंब दूरी u हो जाएगी -5.00 मीटर। अब हमें फोकस दूरी यानी f चाहिए। हमें पता है f बराबर r/2 होता है। और चूंकि ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका घुमाव बाहर की तरफ होता है। सही जा रहे हैं। इसलिए इसका फोकस पुलिस चेकपोस्ट के दाईं ओर यानी शीशे के अंदर की तरफ होता है। तो f की वैल्यू पॉजिटिव होगी। f बराबर +1.50 मीटर। बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इन इनपुट्स को अपने मास्टर रेसिपी वाले इंजन में डालेंगे। 1/v + 1/u बराबर 1/f। हमें v निकालना है, तो हम u की नेगेटिव वैल्यू और f की पॉजिटिव वैल्यू को फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करते हैं। जी, हम यहाँ एक एक फ्रैक्शन को मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि सीधा नतीजे पर आते हैं। जब मैथ अपना काम करता है तो वो v की वैल्यू +1.15 मीटर निकाल कर देता है। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं। v बराबर +1.15 मीटर। दशमलव को एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं। सबसे जरूरी चीज है ये प्लस का निशान। हाँ, ये क्या बता रहा है? ये चिल्ला कर बता रहा है कि इमेज पुलिस चेकपोस्ट के पार दाईं ओर बनी है। मतलब इमेज शीशे के पीछे बन रही है। और शीशे के पीछे बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल यानी आभासी होती है। अब तीसरा स्टेप, मैजिक शीशे का इस्तेमाल। मतलब आवर्धन। हाँ, हमें आवर्धन m निकालना है। फॉर्मूला है m बराबर -v/u। ठीक है। जब हम v की पॉजिटिव वैल्यू और u की नेगेटिव वैल्यू को इस फॉर्मूले में डालते हैं तो माइनस और माइनस कट जाते हैं और रिजल्ट आता है +0.23। ओहो, अब समझ में आया। पॉजिटिव साइन का मतलब है इमेज वर्चुअल और इरेक्ट यानी आभासी तथा सीधी है। बिल्कुल। और चूंकि वैल्यू 0.23 है जो कि 1 से बहुत कम है, इसका मतलब मैजिक शीशे ने उस पूरी की पूरी बस को सिकोड़कर उसके असली साइज का लगभग 1/4 कर दिया है। यही कारण है कि कार के साइड मिरर पे लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। अच्छा, तो वो वार्निंग इसलिए होती है? हाँ, क्योंकि आवर्धन 1 से कम है, बस हमें बहुत छोटी दिखती है, जिससे हमारा दिमाग धोखा खा जाता है और हमें लगता है कि बस अभी बहुत दूर है, जबकि असल में वो पास होती है। ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। मैथ ने हमें लिटरली प्रूव कर दिया कि वो कार का शीशा कैसे काम करता है। अब तक हमने देखा कि लाइट जब दर्पण से टकराकर वापस आती है यानी रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होता है और हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब एक नया सवाल उठता है। वो क्या? क्या हो अगर लाइट टकराकर वापस आने के बजाय किसी नए मीडियम यानी मीडियम के आर पार निकल जाए?
अच्छा, जैसे अगर लाइट हवा से पानी के अंदर चली जाए या आपके चश्मे के मोटे कांच के पार निकल जाए, तब क्या होगा? क्या वो तब भी सीधी चलेगी? यहीं से शुरू होता है हमारा अगला सफर, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड और दिशा दोनों बदल जाती हैं। बिल्कुल। तो अगली बार हम इसी गहरे पानी में उतरेंगे और समझेंगे कि लाइट जब आर पार होती है तो वो कैसे और क्यों उड़ जाती है, लेंस कैसे काम करते हैं और अपवर्तन के क्या नियम हैं। तब तक के लिए अपने आसपास के शीशों में बनने वाली इस मैजिक इमेज को ऑब्जर्व करते रहिए और सोचिए कि वहां कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है।